हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा कि इस पुस्तक के लिए लेक्चर कब अपलोड होगा, तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। अब से लगातार इस पुस्तक के जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इस पुस्तक में आज हम भारत के संविधान की बात करेंगे। उस संविधान को बनाने से पहले की कुछ परिस्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस पुस्तक के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आप नहीं जानते हैं, उन पे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी जोश और उत्साह को बनाए रखना। हम इस पुस्तक को आज शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत से लेके और इस अध्याय के अंत होने तक आप थोड़ा पेशेंस रखें और धैर्य बनाए रखें। इस अध्याय के पूरा होने के बाद में अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको निसंकोच अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि मैं जैसे ही आपका सवाल मेरे तक पहुंचे मैं उसको जवाब देने के लिए एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हम आज जो अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है भारत का संविधान, और क्यों हमें संविधान की जरूरत होती है और कैसे संविधान का निर्माण किया गया है ना। इन बातों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए परिचय से शुरू करते हैं। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो आखिर संविधान होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में सवाल यही आता है। तो आपने देखा होगा कि आपके परिवार में जब बड़े मुखिया लोग होते हैं, जो भी व्यक्ति आपके परिवार में सबसे बड़ा है, वो हमें कुछ व्यवहारिक जो नियम है उनका पालन करने के लिए सलाह देते हैं हमेशा। ऐसा क्यों है? क्या हम उनके कहे बिना क्या व्यवहार सीख नहीं सकते? बिल्कुल हम सीख सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि हमारे परिवार के लोगों को किस तरीके से काम करना है ना, किस तरीके से उनको दूसरों के साथ में व्यवहार करना है, और कौन कौन सी बातें हैं जो व्यवहार में अपनी विशेष ख्याल रखना है ताकि किसी अन्य की भावनाओं को आहत ना हो, है ना। इसी भूमिका को जब एक राष्ट्र के समक्ष हम देखते हैं, तो राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो राष्ट्र की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस राष्ट्र की जिम्मेदारी, किसी देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए ही संविधान जैसे जो कानून होते हैं उनकी उपयोगिता बढ़ती है ना। जब राष्ट्र की जिम्मेदारी उठाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है तो फिर बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं कि अब इस संविधान का निर्माण किया तो जा रहा है, संविधान को बनाएगा कौन? क्या जो व्यक्ति संविधान बना रहा है क्या वो सही है? क्या वो ऐसे कानून बना पाएगा जो पूरे देश और पूरे समाज के लिए उपयोगी हो? या फिर क्या वो ऐसे नियम कायदों को इसमें ऐसी बातों को इसमें शामिल कर पाएगा जो कि समाज के अंतिम दूरी पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही, क्या उसके लिए एक सामान्य जीवन की व्यवस्था कर पाएगा ये संविधान? ऐसे हजारों सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं, लेकिन इन हजारों सवालों का केवल एक जवाब है कि जब संविधान बनाया जाए तो उसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव किया जाए जो जनता का भरोसा जीत के आए हों। ऐसा ही हमारे भारतीय संविधान के संदर्भ में एक संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था उसके संदर्भ में भी लागू होता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल अगर उठ रहा है कि ये संविधान सभा क्या भला है, तो इंतजार करिए, इसके ऊपर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संविधान क्या भला है और इसका हमारे लिए इतना महत्व क्यों है, उस पर चर्चा करते हैं, है ना। संविधान सभा को हम बाद में और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान है, जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं क्योंकि हम भारत में इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो कि संविधान आखिर हमें क्यों इतना जरूरी लगता है कि उस संविधान के बिना क्या हमारा देश चल नहीं सकता? बिल्कुल चल सकता है और चल भी रहा था। संविधान तो हमने 1950 में लागू किया है, उससे पहले कोई संविधान तो नहीं था, फिर भी शासक भी थे और प्रजा भी थी और लोग काम भी कर रहे थे, जीवन यापन भी हो रहा था उनका। तो फिर क्या ऐसा जरूरी पड़ गया कि क्या ऐसी कौन सी जरूरतें थी जिनकी वजह से हमें इस संविधान पे इतना गौर करने की, इतनी सारी बातों को ध्यान देने की और इतना सारा खर्चा करके ऐसा संविधान बनाने की जरूरत पड़ी? इस संविधान नाम की पुस्तक को बनाने के लिए हमने इतनी मशक्कत की, हमने विदेशी शासकों से भी लड़ाइयां लड़ी कि हम हमारे लिए खुद संविधान बनाएंगे। ऐसी मांगों के भी हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमने भारत के संविधान को बनाने की जो परिस्थितियां तैयार की वहां तक पहुंचे। अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान की जो उपयोगिता है उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो हमने देखा है कि हम जब इतिहास की कहानियां सुनते हैं पहले के समय में, तो हमें पता चलता है कि बहुत जैसे सैकड़ों सालों पहले ऐसी परिस्थितियां थी कि जब हमारे भारतीय राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा शासन किया जाता था, तो वो बड़े कल्याणकारी दृष्टिकोण से अपने शासन को चलाया करते थे। अब जब धीरे धीरे भारतीय राजाओं द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी, हमारा सांस्कृतिक जो विकास हुआ था, उसमें हम बड़े आराम से जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन समस्या कहां पैदा हुई? जब बाहर के आक्रांता यानी बाहरी जो शासक हैं उन्होंने भारत पे आक्रमण करना शुरू किया,
बाहरी शक्तियां जब भारत में आके बसने लगी तब हमारे जो सामाजिक ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाया जाने लगा। ऐसा एक उदाहरण हम देख सकते हैं जब 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर का शासक था उसके साथ में मोहम्मद गौरी नाम के एक शासक की लड़ाई होती है और वो धोखाधड़ी के माध्यम से उस लड़ाई को जीतता है और उसके बाद में यहाँ पे जो है विदेशी शासन की स्थापना का पहला प्रमाण हमें मिलता है। उससे प्रभावित होकर उससे बदलाव बहुत सारे हुए। उनके बाद में हमें जब 1526 में हम देखते हैं बाबर नाम का एक अफगानी शासक है जो आता है। राणा सांगा हमारे पूरे उत्तर भारत का एक बेहतरीन शासक जिसको कह सकते हैं, इतना ताकतवर और इतना बुद्धिमान व्यक्ति। उसके साथ में जब बाबर ने लड़ाई लड़ी तो उसने कुछ लड़ाइयों में शुरू में वो हार गया बाबर, तो उसने फिर इन चीजों पे दोबारा से प्रयास किए और 1526 में आते आते उसकी लड़ाई हुई खानवा के युद्ध में। उस समय बाबर ने जो है हमारे राणा सांगा को हरा दिया और उसके बाद में मुस्लिम शासकों का दौर शुरू हुआ। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं इतिहास की बातें कर रहा हूं, तो इसका संविधान से क्या संबंध है? हम इसी बातों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें संविधान की जरूरत पड़ी, क्यों हम बिना संविधान के नहीं रह सकते थे? बिल्कुल रह रहे थे, पर संविधान बनाने के लिए जो जरूरत पड़ी उनके लिए परिस्थितियां कैसे तैयार हुई। अब चूंकि हम संविधान के हर एक भाग पर चर्चा करेंगे जैसे जैसे इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो संविधान बनाया गया है उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हम खुद से काम करने में सक्षम नहीं थे? क्या ऐसे लोग नहीं थे देश में जो अपने आप ही बिना संविधान के काम कर ले और हम पे कोई शासक बन जाए, कोई एक व्यक्ति राजा बन जाए और बाकी के सब उसके अधीन रह के काम कर ले? बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां हमने पहले खूब देखी हैं। और उन सब परिस्थितियों में जैसे जैसे बदलाव आता गया वैसे वैसे हमारे समाज की संरचना जो है वो धीरे धीरे बदलती गई। फिर जब मुस्लिम शासकों का दौर शुरू हुआ 1526 के बाद में, जो कि 1707 तक चला औरंगजेब की मृत्यु तक, उसके बाद में उसके साथ साथ ही हमारे देश में जो है अंग्रेजी हुकूमत है उसने धीरे धीरे पांव पसारने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने सन 1600 ईस्वी के आसपास हमारे भारतीय राजाओं से व्यापार करने की अनुमति के नाम पे वो भारत में आए थे। शुरू में वो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहते हैं हम। जो अंग्रेजी हुकूमत की जो कंपनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के लिए भारत में आई थी और सन 1608 के अंदर सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। कहां पे? सूरत, जो वर्तमान गुजरात में है। अंग्रेजों की शुरुआत यहां से हमारे भारत में होती है। फिर उसके बाद में बहुत सारे क्रमिक रूप से अलग अलग शासक आए, वहां के अलग अलग प्रतिनिधि आए अंग्रेजी सरकार के, और उन्होंने धीरे धीरे अपने पांव जमाने यहाँ शुरू कर दिए। पहले व्यापार में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे, फिर धीरे धीरे उन्होंने सेना और सैन्य संसाधनों को जुटाना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते जो भी भारत में कमजोर राजा होते उनको हरा देते लड़ाई में या फिर उनको अपने साथ समझौता करवा के शामिल कर लेते। ऐसा करते करते उन्होंने भारत के एक बड़े भूभाग पे जो है अपना अधिकार जमा लिया। और 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी बंगाल और अंग्रेजों के बीच में, उसके बाद में तो अंग्रेजों ने ये तय कर दिया था कि भारत में अब जो मुस्लिम शासक हैं उनका राज खत्म हो गया और अब केवल सत्ता जो है अंग्रेजों के अधीन हो गई है। और इसमें निर्णायक भूमिका जो है इस बदलाव में 1764 का बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध ऐसा निर्णायक बिंदु था जिसके बाद में अंग्रेजों को ये भरोसा हो गया था कि अब भारत से हमें कोई नहीं भगा सकता। क्योंकि जो ताकतवर राजा थे उस समय के कहने को ताकतवर थे, असल में ताकतवर नहीं थे। अगर ताकतवर होते तो ऐसी लड़ाइयों के अंदर वो हार के एक दूसरे के निजी स्वार्थ के कारण इन विदेशी आक्रांताओं को अपने भारत में जगह लेने नहीं देते। ऐसी परिस्थितियां जब 1764 के आसपास बनी और बदलाव आया और अंग्रेजी सरकार जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो राजस्व है, जहां से आय होती थी खेती बाड़ी से और अन्य व्यापार आदि गतिविधियों से, सूती कपड़े के जो उत्पादक यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग थे, उन सबको अपने जो काम करने की शैली है अंग्रेजों ने उसको बुरे तरीके से प्रभावित किया। कुल मिला के 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारत का शोषण करना शुरू कर दिया। यहां से ज्यादा पैसा कमाना और इंग्लैंड भेजना, यही प्रवृत्ति रही। ये चीजें चलती रही कब तक? 1947 तक, जब भारत आजाद हुआ तब तक। हालांकि कम ज्यादा इनका प्रभाव है, जो बीच बीच में बदलाव आए, बहुत सारे कानून ऐसे लाए अंग्रेज जिनकी वजह से उन्होंने यहाँ पे और अपनी शक्तियों को ज्यादा ताकतवर बना दिया। इन सब बातों को संविधान की पृष्ठभूमि में हम शामिल करते हैं कि जो संविधान हमने भारत का संविधान बनाया है उसको बनाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? कुछ तो उनके शासन करने के तरीके ऐसे थे जिनसे हम सहज नहीं हो पाए, है ना। हमें वो चीजें गलत लगती थी, लेकिन उनको अपने फायदे के लिए जो वो कर रहे थे वो सब सही लगता था। जैसे किसी के काम ना करने पर उसके साथ बुरे तरीके से पेश आना, उसको बहुत मारपीट के साथ में सजाए या दंड आदि देना,
ऐसे तरीकों से भारतीय लोग जो है बहुत आहत हो चुके थे। फिर कुछ लोगों का ऐसे दौर शुरुआत हुई कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज कल्याण के लिए काम करने लगे, बहुत सारे भारतीय राजाओं को भी उन्होंने परेशान किया, तो वो भी उनके विरोधी हो गए। 1857 की बात करते हैं। 1857 में जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यानी हम जो अंग्रेज आए थे 1608 में, वहां से लेकर 1857 तक हम उनसे बुरी तरीके से आहत हो गए थे, है ना। 1608 से लेके और 1857 तक हम अंग्रेजों के काम करने के तरीकों से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। 1857 में हमने प्रयास किया कि इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए और भारतीयों को ही भारतीय सरजमी पे जो है शासन करने का हक हो। इसके लिए हमने प्रयास खूब किए अपने तन मन से, और खूब हमने हमारे धन दौलत और ये सब खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। किन कारणों से? क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, वो भारत के अलग अलग कोनों में हुआ था। उस समय एक संगठित योजना हमारे पास नहीं थी। सारे जो विरोध थे, विरोधी स्थान थे, जहां जहां पे जनता ने विरोध किया, उन सब स्थानों को हम एक साथ जोड़ पाने में नाकामयाब रहे। हमने सब जो नेता थे उस समय अलग अलग क्षेत्रों में जो नेतृत्व कर रहे थे, उन सबको एक साथ लाने में हम कामयाब नहीं हो पाए। इन वजहों से हम उस समय के इस विद्रोह में पीछे रह गए और हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने की बात है बहुत जरूरी, और वो क्या है? इस विद्रोह के कारण ही हमें राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं से है जो रूबरू होने का मौका मिला। यानी आगे जो हम 1947 में भारत को आजाद करवाने तक की लड़ाई लड़ते हैं, उन सब की कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से हो जाती है ना। 1857 का विद्रोह हमारे देश में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाने का और समाज में लोगों की जो सोच है उसको बदल देने वाली घटना के रूप में सामने आया। उसके बाद हमें यह भी पता चला कि क्या कमियां हमने छोड़ी जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए। 1857 की क्रांति जो हुई, उस 1857 की क्रांति में हमें पता चला कि एक अच्छे नेता के नेतृत्व में विद्रोह करना ज्यादा कारगर या प्रभावशाली होता है बजाय अलग अलग विद्रोह करने की। इसी से हमें पता चला कि एक अच्छी योजना होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी योजना होती है तब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि हम हमारे निजी जीवन में भी इन चीजों को लागू कर सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक मिलता है तो हम हमारी मंजिल या हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं उनको आसानी से पा लेते हैं। एक अच्छी योजना के ऊपर काम करके हम उनको सरलता से मेहनत को और सिलेक्टेड बना के और उसको अपने गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं उसको, है ना। गोल ओरिएंटेड यानी हमारे लक्ष्य पे केंद्रित। तो ऐसे ही 1857 की जो घटना है उसने भी हमारे जो भारतीय समाज है उस पर बहुत व्यापक प्रभाव छोड़ा। कैसे? फिर उसके बाद में जितने लोगों को अंग्रेजों से परेशानी थी वो सब धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे। अब इस समय हमारे पास समस्या ये भी थी कि संचार के इतने साधन नहीं थे कि हम एक दूसरे से आज के समय जैसे मोबाइल और टेक्नोलॉजी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतने संसाधन उस समय नहीं थे। उस समय एक व्यक्ति संदेश लेके किसी दूसरे गांव में जाता तो वो पैदल जाता था। संसाधन भी इतने नहीं थे कि हम आने जाने के लिए भी किन्हीं वाहनों का उपयोग कर सके। इसलिए भी उस समय की जो एक दूसरे से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई और हम 1857 की लड़ाई में हार गए। इसके बाद में क्या हुआ? 1857 की लड़ाई के बाद में जैसे ही हमारे समाज में बदलाव आने शुरू हुए तो हम धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतिक रूप से जो हमारे विरोध है उसको बदलने लगे। हमने अच्छे अच्छे जो लोग थे समाज में उनको नेता बनाना शुरू किया, है ना। इसी दौर में जैसे हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, इसी दौर की बातें हैं, वो इस 1857 की क्रांति के आसपास की घटनाएं हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं जैसे दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने तो हमें इस बात से रूबरू करवाया था कि अंग्रेज हमारा आर्थिक रूप से किस तरीके से शोषण कर रहे हैं। उन्होंने ही एक पुस्तक लिख के हमें बताया था कि अंग्रेज हमारी जो आय है, उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपए बताई थी उन्होंने, है ना। इसके बाद में जैसे जैसे हमारे अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हमारे सामने आने लगे, उनके विचारों से और उनके काम करने के तरीकों से हम प्रभावित होने लगे, तो हमने एक संगठित रूप में विरोध करना शुरू कर दिया। इस संगठित विरोध का नेतृत्व करते करते 1885 में एक पार्टी है आज के समय में जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। जितने सारे अच्छे व्यक्ति थे जो भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहते थे, उन सब लोगों को जोड़ के एक जगह लाने का जो प्रयास था वो 1885 में हुआ। अब ये प्रयास किया तो एक अंग्रेज के द्वारा गया था और इसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि क्या भारत को ज्यादा स्वतंत्र करवाना है या कोई अच्छे लाभ देने हैं, नहीं। इस कांग्रेस की स्थापना का प्रयास ये था कि जब भारतीय किसी बात से नाराज हो अंग्रेजों की
तो वो हमसे आके सीधा बात करें और उस बात को समाप्त कर दिया जाए, ताकि वो 1857 जैसे विद्रोह के रूप में ना बदले। ऐसा प्रयास किया गया था। ये जो पार्टी बनी, इसी पार्टी ने आगे चल के हमारे देश की आजादी का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया, और इसी के अंदर जो लोग शामिल थे उनको हम आज भी इतने सम्मान के साथ देखते हैं कि हमें जो आज यूं बिल्कुल मुक्त होकर जो ज्ञान का अर्जन कर पा रहे हैं, हम अपना जीवन सामान्य तरीके से जी पा रहे हैं, हम मनोवांछित काम करके रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं, हमारे समाज में जो असमानताएं फैली हुई थी उनको समाप्त करके अब हम सामान्य तरीके से जीवन जी पा रहे हैं। ये जो सब बातें हैं, ये इसी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की देन है, जिसके बदौलत हम 1947 में आजाद हुए। लेकिन प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमारे संविधान की जो जड़ें हैं वो इन्हीं घटनाओं के अंदर छुपी हुई है। जैसे कि उस समय में कौन सी परिस्थितियां थी जिनको आज के संविधान ने समाप्त करके सुधार किया है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि उस समय जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में राज करते थे, उस समय ऊंच नीच का भेदभाव बहुत हुआ करता था, यानी रंग भेद था उस समय में बहुत बुरी तरीके से। इस रंग भेद के आधार पे जो गोरे और काली चमड़ी के लोग हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करते थे अंग्रेज। जैसे काले लोगों के लिए अगर अच्छे वीआईपी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दी गोरे लोगों के लिए अंग्रेज अगर गोरे लोगों के लिए वीआईपी सुविधाएं देते हैं तो काले लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य सी, या फिर यूं कहें कि बिल्कुल बेकार सी व्यवस्थाएं करके रखते थे। गोरे जो अंग्रेज होते थे उनको काम करने के बदले ज्यादा वेतन दिया जाता था, जबकि जो भारतीय जो मूल के लोग थे उनको काम के बदले में कम तनख्वाह या कम वेतन दिया जाता था। इसी के अलावा जो गोरे लोग अगर किसी काम के इच्छुक नहीं थे, किसी बात से परेशान है, तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार प्रयास करती थी और उनको एक अच्छे जो स्वास्थ्य वर्धक या जो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव ना डाले ऐसे वातावरण में काम करने के लिए मिलता था। जबकि हमारे यहाँ के भारतीय लोगों को ऐसी किसी भी सुविधा से वंचित रखा जाता था हमेशा। क्यों? क्योंकि भारतीयों को वो हमेशा केवल अपने दास समझते थे अंग्रेज, और ये कहते भी थे, जैसे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है कि व्हाइट मैन बर्डन है ना, इस व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अंग्रेज जो भारत में आए हैं उन्होंने भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए ही यहाँ पे अपना राज स्थापित किया है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि भारतीय जो राज कर रहे थे उनके पास सभ्यता नहीं है, वो एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करते, तो उनको सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज भारतीयों के साथ यहाँ रह रहे हैं। और अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना नहीं है, बल्कि उनको सभ्य बनाना है ताकि वो भी एक सभ्य नागरिक के रूप में अपना जीवन जी सके। जबकि असल में बात क्या थी, आपको और मेरे को बखूबी पता है कि अंग्रेज केवल अपने फायदे के लिए भारत में आए थे और उन्होंने भारत का लगातार 190 सालों तक शोषण किया है। उसी की बदौलत है कि हमारे राष्ट्र की बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक पहचान की जो वस्तुएं हैं, जो आज अंग्रेजी जो म्यूजियम है वहां पे बर्मिंघम पैलेस का जो म्यूजियम है उसमें रखी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ कोहिनूर का हीरा था, आपको पता होगा, ये कोहिनूर का हीरा इतना महंगा है कि दुनिया में बाकी बहुत सारी, यूं मान लो कि आप इसकी कीमत ही नहीं लगा सकते, इतना बेस कीमती हीरा था ये कोहिनूर का, इतना सुंदर। आज के समय में ब्रिटेन, इंग्लैंड की जो महारानी होती है उस महारानी के ताज के अंदर इस कोहिनूर के हीरे को लगाया गया है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों की। अब हम हमारे मुद्दे पे आते हैं, ये जो व्यवस्थाएं थी, अंग्रेज किस तरीके से भारत में आए, क्या उन्होंने हमारे साथ बुरे तरीके से व्यवहार किया, इन सब बातों को देखते हुए हमने जब संविधान बनाने जैसी परिस्थितियां पाई, हमने जब आंदोलन और विरोध के माध्यम से अंग्रेजों को इतना कमजोर बनाया कि वो भारत की बातें मानने के लिए तैयार हुए, इन सब परिस्थितियों को निर्माण करने और इन सब व्यवस्थाओं को हमें तैयार करने के लिए हमने जो संविधान सभा का निर्माण किया था, उसके अंदर भी फिर लोगों का चुनाव इसी आधार पर किया गया कि वो भारत के लिए एक बेहतरीन संविधान का निर्माण कर सकें। तो जो अंग्रेजों की विपरीत सामाजिक परिस्थितियां थी जो उन्होंने बनाई थी, हमारे लिए जो मुश्किलें पैदा की थी, असमानता हमारे लिए तैयार कर दी थी उन्होंने खूब, सामाजिक असमानता थी, आर्थिक असमानता थी, है ना, और राजनीतिक असमानता थी। अंग्रेजों के समय में हमारे पास वोट डालने का हक भी नहीं था। असमानता के साथ में हमारी स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया गया था। अंग्रेज जिन कानूनों के आधार पे हमारे ऊपर शासन कर रहे थे वो सब हमारे शोषण और हम पे अत्याचार करने के लिए बनाए गए थे। इन सब कानूनों के बाद में जब हमें लगा कि ये जो इन सब कानूनों के बाद में जब हमें लगा कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे समाज की जो बेहतरी के लिए, हमारे कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर अब इन अंग्रेजों से हमें जो बुराइयां देखने को मिली हैं, तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ हमने सबसे पहले संविधान बनाते समय उन्हीं बुराइयों पे बात की और उन्हीं बुराइयों का
को समाप्त करने का हमने सबसे पहले प्रयास किया। इस पुस्तक में हम उस संविधान की उस यात्रा को पढ़ेंगे जिस यात्रा के माध्यम से हमारे सामने इतना बेहतरीन और इतना सुंदर संविधान भारत का जो है बन के तैयार हुआ, और बहुत सारे विद्वान लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संविधान के अंदर हम सबसे पहले इस पुस्तक में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले बात करी कि इस पहले अध्याय का नाम क्या है। अभी तक आपने इस बात को समझ लिया होगा कि हमारे सामने उस समय कितनी मुश्किलों का सामना हमने किया है, उस समय के लोगों ने किया है। उन सब मुश्किलों के बाद में हमें संविधान बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हमारे समाज में आगे आने वाले समय में ऐसी किसी भी समस्या का सामना किसी भी नागरिक को ना करना पड़े। इसके लिए बकायदा एक कानून तैयार किया जाए, और उसी कानून को तैयार करने के लिए हमने संविधान बना के तैयार किया है, जिसको कहते हैं भारत का संविधान। इस पहले अध्याय से हम क्या पढ़ेंगे, इस पहले अध्याय का नाम ही है कि संविधान क्यों चाहिए और कैसे इसका निर्माण किया गया है। संविधान क्यों और कैसे, इस अध्याय के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले इसका परिचय जो है उस पर नजर दौड़ाते हैं। क्या कहा गया है कि यह पुस्तक संविधान की कार्य प्रणाली पे लिखी गई है। कार्य प्रणाली यानी संविधान किस तरीके से हमारे लिए काम करता है, इस पे लिखी गई है। इस कार्य प्रणाली के लिए कौन कौन से पहलुओं को इस संविधान में शामिल किया गया है, उन पहलुओं की बात हम इसमें करेंगे, है ना। विभिन्न पहलुओं को इस संविधान में शामिल किया गया है, उनकी बात करेंगे। फिर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण कैसे किया गया है और वो आपसी संबंध कैसे निभाते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ तालमेल के बना के और काम करते हैं, उन सरकारी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम राष्ट्रपति के बारे में भी इस संविधान के बारे में पढ़ेंगे, इस संविधान की पुस्तक में ही पढ़ेंगे। हम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राज्य सरकारें और है जैसे न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसको स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारी सरकार जो है संघात्मक और एकात्मक किन किन परिस्थितियों में होती है, हमारे यहाँ आपातकालीन परिस्थितियों में क्या प्रावधान है, इन सब बातों पे हम इस पुस्तक में चर्चा करेंगे। अब इस परिचय में कहा गया है कि जैसे ही हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चुनावों के बारे में पढ़े, उससे पहले हमें ये पता करना है कि जो सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। भारत के संविधान से ही सरकार की जो संस्थाएं उनका निर्माण कैसे होगा, वो क्या क्या काम करेंगी, जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही होगी, जनता संविधान के प्रति कैसे जवाबदेह होगी, इन सब बातों को शामिल किया गया है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्न बातों को ठीक तरीके से जान जाओगे और इन सवालों के जवाब देने में आप अंत में इस क्लास के सक्षम हो जाओगे। कौन से सवाल है? संविधान किसे कहते हैं, पहला ही सवाल है अति महत्वपूर्ण कि संविधान क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरा सवाल है संविधान समाज को क्या देता है, यानी हमारे जो आज का जो संविधान, भारत का संविधान है, वो हमारे समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है, कौन सी बातें हैं जो समाज की व्यवस्था को सुधारने का काम करती है और अभी भी कौन सी ऐसी कमियां हैं जो हमें आगे और सुधारने की जरूरत है। इन सब बातों पे हम समाज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। फिर कहा गया है कि संविधान में शक्ति का बंटवारा कैसे होता है, यानी कैसे शक्तियों का उपयोग तालमेल के साथ किया जाए कि जो अन्य समाज की कोई भी संस्था है वो एकाधिकार में ना आ जाए और कोई अन्य संस्था है जो अपने आप को दमित या शोषित महसूस ना करे, सभी संस्थाएं अपना स्वतंत्र काम कार्यवाहियों को अंजाम दे सके। ऐसी व्यवस्थाएं हम शक्तियों के बंटवारे में पढ़ेंगे। अंतिम दो सवाल है कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया, अति महत्वपूर्ण सवाल, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। A to Z बातों पे हम बात करेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पहले ही पेज पे हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो क्या लिखा हुआ है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। चंद सवालों के साथ में इस अध्याय को शुरू करेंगे। इसमें पूछा गया है हमसे कि क्या जरूरत है हमें एक संविधान बनाने की। तो कुछ सवाल हैं कि ये संविधान आखिर हमारे लिए करता क्या है, ये समाज को क्या देता है, कौन कौन से काम है जो संविधान करता है। यहाँ पे कहा गया है, देखो इसके काम क्या है ना, संविधान के काम क्या है, संविधान होता क्या है, संविधान क्या होता है, इस पे भी अभी चर्चा करेंगे हम। और क्या सवाल पूछा है, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, यानी समाज को हमारा संविधान जो है कैसे प्रभावित करता है, हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस पे भी हम बात करेंगे कि हमारे रोजाना की जो जिंदगी है, जीवन यापन जो हम कर रहे हैं, उसको भी संविधान प्रभावित करता है। बड़ी मजेदार बात है, इस पे भी हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सरल तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बस इस वीडियो में बने रहिए। पहले ही जो इतने सारे सवालों का जो पहला ही जवाब हमारे सामने आता है, वो जवाब ये है कि संविधान हमारे लिए तालमेल बढ़ाता है और हमें भरोसा दिलाता है। अब ये कैसे मुमकिन है, बोला संविधान हमारे लिए तालमेल कैसे बढ़ाएगा। संविधान क्या खुद कोई व्यक्ति थोड़ी है, वो तो एक पुस्तक के रूप में लिखा गया है
बिल्कुल, यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि संविधान तालमेल कैसे बढ़ाता है। संविधान तालमेल बढ़ाता है एक नागरिक से दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है, किन अधिकारों का वो उपयोग इन कर्तव्यों को निभाते हुए कर सकते हैं, ये संविधान तालमेल बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। फिर संविधान हमें भरोसा भी दिलाता है। किस तरीके से? अगर हमें भरोसा नहीं हो कि सामने वाला व्यक्ति इन्हीं कानूनों का संविधान में जो लिखे हुए हैं उनका सम्मान करेगा, ऐसा अगर हमें नहीं लगे तो हमारे पास क्या वजह होगी कि हम भी इनका सम्मान करें। तो इसीलिए संविधान इन सब चीजों पे हमें भरोसा दिलाता है। अब कैसे दिलाता है ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इसमें जैसे कहा गया है कि कल्पना करिए, तो अब आपको मैं सीधे सीधे बताता हूं कि कल्पना के माध्यम से हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े समुदाय या एक राष्ट्र को, एक देश को पूरा समुदाय मानते हैं और उसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। मान लो भारत एक समुदाय है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जिनमें विभिन्नता है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और रहन सहन के आधार पे। उनकी संस्कृति अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, वो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं। इन सब विभिन्नताओं के बावजूद वो सब एक ही साथ इस देश में रह रहे हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं कि इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। तो हम जब इस चीज को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लोग इस देश में निवास कर रहे हैं वो एक दूसरे पर किसी न किसी तरीके से आश्रित होते हैं। और यह आश्रय है जो इतना उपयोगी होता है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे को छोड़ के और अपने काम नहीं चला सकते। कैसे? आगे देखते हैं। आश्रय से मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई एक दूसरे के लिए काम करता है, नहीं। हम जिन कामों या जैसे व्यापारिक गतिविधियां हैं तो उनको एक व्यक्ति अगर सम्मान पूर्वक या जो समाज कल्याणकारी तरीकों से आगे अंजाम देता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको समाजोपयोगी तरीके से ही अंजाम देगा। जैसे कहा गया है कि ये इतने सारे लोग विभिन्नताओं के आधार पर देश में निवास करते हैं। कई सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनके आधार पर इनमें विवाद हो, है ना। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा की बढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो हैं इन लोगों में जो समुदाय के अंदर निवास कर रहे हैं इनमें मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारी बातों पे इनमें विवाद हो सकता है। तो इन विवादों को फिर हम कैसे निपटाएंगे? इन विवादों में मोटे तौर पे कौन कौन सी बातों पे चर्चा की गई है? जैसे किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति अगर संपत्ति अर्जित करता है तो संपत्ति का मालिक किस लिहाज पे उसको माना जाएगा? या फिर बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी उसका निर्णय कौन करेगा? समाज में प्रत्येक माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए निर्णय कर पाएंगे या फिर बच्चे को खुद की मर्जी पे उस निर्णय को छोड़ देना चाहिए कि वो पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता? इन सारे विवादों के आधार बावजूद भी ये लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? ऐसी वजह सबसे पहले तो यही सामने निकल के आती है कि हम समाज में रहते हैं तो समाज में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम एक दूसरे के सहयोग से आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि हम आश्रित होते हैं एक दूसरे पे, है ना। जैसा कि किताब में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो आश्रित होने की वजह से हमें समाज में अन्य लोगों की जरूरत पड़ती है और उस अन्य लोगों की जरूरत के बाद में हम उन लोगों का जैसे हम सहयोग लेते हैं अपने निजी कामों में तो हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो हम सामूहिक गतिविधियों में भी भागीदार होते हैं और व्यक्तिगत गतिविधियों में भी। इस आधार पर ये जो लोग हैं ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और ये इतने सारे मतभेद होने के बावजूद भी कुछ आवश्यकताओं और कुछ आश्रित गतिविधियों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इन सब मतभेदों को समाप्त करने के लिए क्यों ना कुछ व्यवस्था की जाए जिसके आधार पर ऐसे मतभेद उत्पन्न ही ना हो और अगर उत्पन्न हो तो उनका उसी व्यवस्था के अनुसार समाधान हो जाए। तो फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए एक सुझाव निकल के सामने आता है कि क्यों ना कुछ ऐसे बुनियादी नियम बना दिए जाएं जिन नियमों के आधार पर ये लोग एक दूसरे के साथ उसी नियमों के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर दे और उन नियमों की पालना के साथ साथ में ये लोग ऐसे समूह के सदस्य हो जाएं जो सब उस नियमों से प्रबंधित हो जाएं या फिर उस नियमों के अनुसार व्यवस्थित हो जाएं। जैसे इसमें कहा गया है कि कल्पना करिए कि बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। अब जब हम कहते हैं कि बुनियादी नियमों के आधार पर समाज व्यवस्थित हो जाएगा और व्यवस्थित होने के बाद में उस समाज में जो कोई भी परेशानी खड़ी होगी तो उसके लिए उन बुनियादी नियमों के आधार पर न्याय किया जाएगा। लेकिन जब अगर बुनियादी नियम नहीं होंगे तो समाज में क्या परेशानी होगी? यहाँ पे हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अगर समाज में बुनियादी नियम नहीं होंगे तो लोगों की सुरक्षा की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? एक दूसरे जैसे ताकतवर व्यक्ति है जो कमजोर लोगों को परेशान करेगा और सताएगा, उनके साथ में जिस तरीके का चाहेगा अत्याचार करेगा, बुरा व्यवहार करेगा। तो इन सब व्यवस्थाओं के कारण ये जो समस्याएं खड़ी होने की संभावना बढ़ती है, इसके कारण लोग असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, है ना। और क्या फर्क पड़ेगा इससे? लोगों को ये भरोसा नहीं रहेगा कि अब हम समाज में सुरक्षित हैं या नहीं है। इसके बाद में वे एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें इसके लिए भी पाबंद नहीं है।
क्योंकि अगर बुनियादी नियम ही नहीं है, जिन नियमों की कोई सुरक्षा नहीं है, नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए वो नियम काबिल नहीं है, ऐसे कमजोर नियमों के अभाव में भी वही दुराचार और बुरी व्यवस्थाएं व्याप्त होंगी जो कि नियमों के अभाव में होती है। फिर कहा गया है कि सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे इसके बारे में भी कोई तय नहीं कर पाएगा। यदि मैं किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करूंगा तो बदले में अगर वो कमजोर है और वो मुझे वापस बुरे व्यवहार से प्रताड़ित नहीं कर पाएगा तो फिर समाज में ऐसी हो जाएगा कि जो मत्स्य न्याय है उसकी स्थापना हो जाएगी। अब मत्स्य न्याय क्या होता है? समुद्र में ऐसा होता है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है अपने जीवन यापन के लिए। ऐसे ही समाज में होने लग जाएगा जब बुनियादी नियमों का अभाव होगा। तो लोग जब एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाएंगे और सम्मान करने की कोई वजह नहीं होगी उनके पास में, तो वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। जो बड़े जो ताकतवर लोग जो होंगे वो हमेशा ही छोटे जो लोग हैं, कमजोर जो व्यक्ति हैं, उनका शोषण करते रहेंगे। समाज के संसाधनों पे किसका अधिकार होगा इस बात का भी निर्धारण हम नहीं कर पाएंगे जब बुनियादी नियमों का अभाव होगा, क्योंकि हमें अधिकार करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था तो हो जो हमें उस अधिकार के लिए प्रेरित करे। जैसे संविधान में हमारे में कर रखी है हर एक चीज के लिए जिसको हम अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं। अभी हम आगे और बात करेंगे इस चीज पे, और क्या नुकसान है जो हमें बुनियादी नियमों के अभाव में झेलने पड़ेंगे। तो कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से जो मान्य बुनियादी नियमों का अभाव होगा तो एक समाज की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और अंत में नष्ट होने के कगार पे आते आते समाप्त हो जाएगी। तो फिर अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि तो इन बुनियादी नियमों के होने से क्या बदलेगा। सबसे पहली बात तो यही है, जिस समाज में व्यवस्था होती है उस समाज को सही तरीके से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमारे समाज में पुलिस व्यवस्था नहीं हो, हमें कानून का डर ना हो, तो क्या हम बुरे कामों को करने से अपने आप को रोक पाएंगे? जिस भी व्यक्ति के मन में दुर्भावना आएगी वो जैसा चाहेगा वैसा बुरा बर्ताव लोगों के साथ करेगा। अगर पुलिस व्यवस्था हमारे सही तरीके से काम ना करे और जो ताकतवर लोगों का ही अगर पक्षपात करती रहे तो भी हम इतने प्रताड़ित हो जाएंगे कि हम उस व्यवस्था से अपने आप को अलग महसूस करने लगेंगे, या फिर यूं सोचेंगे कि हमारे अत्याचारों का किसी के पास कोई समाधान नहीं है। तो इन बुनियादी नियमों के होने से हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कैसे, हम उदाहरण से समझते हैं, लेकिन उससे पहले यूं जानने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी नियमों के बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है। बुनियादी नियमों का बनाने से तात्पर्य यही है कि कुछ ऐसी बातें तय की जाएं जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को लिए मान्य हो, प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करे, है ना। न्यूनतम समन्वय बना रहे, यानी कम से कम लोगों में इतने नियम जरूर तय हों कि वो एक सामान्य जीवन जीने के लिए दूसरे लोगों को परेशान ना करें। और प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो चाहे तो कितना ही कमजोर है चाहे कितना ही ताकतवर है, वो एक दूसरे का सम्मान उसी तरीके से करे जिस तरीके से इन नियमों के अनुसार व्यवस्था हमारे लिए तय की गई है। ये नियम किस तरीके से प्रभावी होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली व्यवस्था कैसे बनेगी, तो जब हम देखेंगे कि नियमों को लागू करने के लिए कोई और अगर व्यवस्था नहीं हो, जैसे हमने किताब में नियम लिख के छोड़ दिए और सबको बता दिया कि भाई ये नियम है और आज से आपको इसके अनुसार काम करना है। अब वहां पे हमारे सामने समस्या ये खड़ी होती है कि उन नियमों को मानेगा कौन, उनको नहीं मानने पे क्या किया जाएगा। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो भी वो नियम निष्प्रभावी हो जाएंगे और किसी काम के हमारे लिए नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में हमें पता चलता है कि जब नियम बनाए गए हैं तो उन नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था भी होनी चाहिए जो उन नियमों का उल्लंघन करने पर उस नागरिक को दंडित करे या फिर उस उल्लंघन करने से रोके, या फिर उस संस्था के नाम से या उसके जो व्यवस्था, उसके नियमों का उल्लंघन करने की जो रोकने की व्यवस्था उसने बनाई है उसके अनुसार वो पहले ही उन नियमों को उल्लंघन करने से पहले ही अपने आप को रोक ले। ऐसी ही व्यवस्था हमारे संविधान में कौन करता है? न्यायालय करता है। और ये न्यायालय की व्यवस्था हमारे लिए प्रत्येक प्रांतों में भी है और राष्ट्रीय स्तर पे भी है। जैसे राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय है, किसी भी संविधान के नियम का उल्लंघन करने पर सबसे जो शक्तिशाली संस्था है वो संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय, जो संविधान की स्थापना की गई है ना। अब शक्तिशाली संस्था सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद में उसके कामों को राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय करते हैं, जिला स्तर पर जिला न्यायालय करते हैं, और उनसे नीचे की संस्था जो स्तर है उनमें अधीनस्थ न्यायालय करते हैं। ऐसे न्यायालय की जो व्यवस्था है इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि अगर न्यायालय नियमों के उल्लंघन के कहीं भी किसी विवाद को सामने पाता है तो वो उसके लिए उस उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड दे सकता है ना। इसीलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्थाएं शामिल की गई है और हमारे संविधान का पहला काम यही है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो प्यारे बच्चों, संविधान क्यों जरूरी है और संविधान हमारे लिए कैसी व्यवस्थाओं परिस्थितियों का निर्माण करता है, इन सब चीजों की शुरुआत आज हमने की। इसी के साथ में जो समन्वय और विश्वास की बात हमने की कि संविधान ही वो जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम बुनियादी नियमों का एक समूह होता है हमारे आसपास, जिसमें हम भी उन नियमों को उतना ही सम्मान करेंगे जितना सामने वाला नागरिक उनका सम्मान करेगा।
और ऐसा करने पर हम उस न्यायालय को दखल देने से के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो कि उल्लंघन के ऊपर हमें दंड या कोई जुर्माने से प्रताड़ित करे या दंडित करे। यहाँ पे बात कहने की और समझने की यही है कि हमारा संविधान ही वो व्यवस्था है जो हमारे लिए ऐसी व्यवस्थाएं करके तैयार करता है कि जिनसे हम अपने आप को भी व्यवस्थित पाते हैं और हमारा समाज भी व्यवस्थित होता है। इसी आधार पे जब हमने देखने की कोशिश की, हमने पता किया कि संविधान कैसे पुराने समय में जो हम समस्याओं को जिनसे हमने सामना किया उनका हमने संविधान में कैसे निदान किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें हर एक बात को विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और आशा करता हूं कि आप इसको स्वयं भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप संविधान की इस पुस्तक के लिए रुचिकर हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें और निरंतर इस वीडियो का लाभ उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे जो है कंटेंट आपके लिए पार्ट बाय पार्ट उपलब्ध होता रहेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।